नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल हम लोगों ने सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी के बारे में चर्चा की थी। आज रूमेटिक फीवर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रानू मंडल, इनका एक पेशेंट है, 39 इयर्स का मेल है। वजन उसका 55 kg है और पेंक्रियाटाइटिस है। पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, लॉस ऑफ वेट और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। उनको वीकनेस भी है काफ़ी। इसका तत्काल ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, नहीं ये असाध्य की श्रेणी में आ जाता है। और ख़ास तौर से गाल ब्लैडर स्टोन या पेंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन के कारण पेंक्रियाटाइटिस होता है। इसमें उचित होगा कि मूर्छित तिल से आभ्यंतर स्नेहपान कर दें या त्रिफलाघृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर लें। स्नेहपान करने के पश्चात विरेचन कराएं। विरेचन करने से इसमें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा इसमें शोधन वस्ती का प्रयोग करें। इसमें वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृण पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम काढ़ा बनाए, 300 ml, 50 ml गोमूत्र, 50 ml शहद, 5 ग्राम सेंधव और 10 ग्राम यवाक्षार मिला के विधिवत वस्ती 8 या 16 दिन में। इसके अलावा औषधियाँ भी आप देवें, जैसे भूनिम्बादि क्वाथ 10 ml, रोहित का रिस्ट 10 ml, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, एम्लिक्योर DS 2 सुबह 2 शाम को। औषधियों में अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, यकृत प्लिहारी लौह 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम। दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। लक्षणानुसार चिकित्सा करें। यदि ज्वर की अवस्था हो तो ऐसी अवस्था में गुदंती और गिलोय इसका सेवन कराएं या संजीवनी बटी देवें, 2 गोली सुबह शाम को। और जो जैसे लक्षण उत्पन्न हो, जैसे वीकनेस है, अगर पेशेंट को अच्छी भूख लगेगी तो वीकनेस अपने आप जाएगी। फिर भी ऐसे पेशेंट में द्राक्षासों का भी आप सेवन करा सकते हैं। 2 चम्मच दवाई, 2 चम्मच पानी भोजन के बाद। इसके अलावा जेरी फोर्ट टैबलेट 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पानी के साथ देवें। इससे वीकनेस कम होगी। और भूख लगाने के लिए अष्टांग लवण या दाढ़ीमास्टक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के पहले देवें। इससे क्षुधा की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। डॉक्टर लक्ष्मीराज पुरोहित जी ने अपान दृष्टि की चिकित्सा के बारे में पूछा है। अपान दृष्टि निश्चित रूप से जब अपान वायु अधोगत न होकर के ऊर्ध्वगत या तिर्यक हो जाती है, तब उदावर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कषाय तिक्तोष्ण रूक्ष भोज्य संधारण अभोजन अमैथुनेश पक्वासे कुपित चेते अपान अधोगानी स्रोतांसी बलि चरुद्धा करोत विण मारुत मूत्र संगम क्रमादोदावर्त कृतासो गुरम। मुख्य रूप से पुरीस, स्वेद और मूत्र प्रवृत्ति में अवरोध हो जाने से अपान वायु की वृद्धि होती है और ऊर्ध्वगत होकर के हृदय को भी आक्रांत करती है,
साथ में मस्तिष्क में जा कर के मानसिक रोग की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। इनके व्यापदों में बहुत सारी व्याधियों का उल्लेख है जब अपान वायु दुष्ट हो जाती है। ततश्च रोगा ज्वरमूत्रकृक्ष प्रवाहिका हृदय ग्रहणी प्रदोषाः वम्यांध बाधिर सुरोपितापाः वातोदराश्ठीला मनोविकाराः तृष्णास्पित्त अरुचिगुल्मकाश श्वास प्रतिश्यायार्दित पार्श्वरोगाः अन्य च रोगा बहो अनलोथा भवंतो दावत कृता सबोराः। तो इतने प्रकार के रोग अपान वायु की विकृति अर्थात उदावृत के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके मुख्य लक्षण है रुक वस्ति हृदय कुक्ष उदरस्व भीक्षण सपृष्ठ पार्श्वयोः चादि दारुणाः स्यात् आधमानम हृल्लास विकर्तिकास्य तोदो अविपाकस्य सवस्ति श्रोता। ऐसी अवस्था में पेशेंट में आभ्यंतर स्नेहपान, पहले तो दीपन पाचन औषधि पंचकोल काढ़ा कम से कम 5-6 दिन देवे, खाली पेट में दोनों टाइम 30 ml। उसके पश्चात त्रिफला घर से आभ्यंतर स्नेहपान कर दें और आभ्यंतर स्नेहपान जब आपको सम्यक लक्षण प्राप्त हो जाए तो 3 दिन तक स्वेदन करें और फिर इसके बाद विरेचन करा दें। विरेचन तीक्ष्ण विरेचन इसमें होना है तो इसमें कुटकी 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, अमलतास 20 ग्राम, त्रिव्रत 20 ग्राम, इनको यवकुट करके काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml डाल करके और इच्छा विधि रस 125 मिलीग्राम मिला करके विरेचन कल्प के रूप में इसका सेवन कराएं। संसर्जन कर्म करने के पश्चात विरेचन के 9वें दिन से एरण्य मूलादि वस्ती का प्रयोग करें। बीच बीच में अनुवासन भी आप लगा सकते हैं नारायण तेल से या मूर्छित तेल की 30 ml भोजन के बाद आप दे सकते हैं। 8 वस्तियों का कोर्स योग वस्ती कहलाता है। 16 वस्तियों का जो प्रयोग है वो काल वस्ती कहलाता है और 30 वस्तियों का प्रयोग वो कर्म वस्ती कहलाता है। तो इसमें योग अवस्थी अथवा काल वस्ती क्रम जरूर देवें, इससे रोगी को बड़ा आराम मिलेगा। औषधियों में हिंगवस्त्रक चूर्ण भोजन के पूर्व शुद्ध घृत के साथ लें, प्रथम कवल में, इसके बाद भोजन करें। शिवाक्षारपूर्ण खाली पेट में लेना है, 1 चम्मच खाना खाने के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले। पेट में यदि अपान की दृष्टि से विकृति हो तो शूल गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, गुल्म कालानल रस 125 मिलीग्राम, अश्वकंचुकी रस 60 मिलीग्राम, ये 1 पुड़िया सुबह शाम देवें। प्रारंभ में 2-3 बार मोशन होगा लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा और वायु जो है अधोगति होने लगेगी। आसो अरिष्ट में पिपल्यासो अभ्यारिष्ट 2-2 चम्मच 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। इसके अलावा हिंगवादी बटी, शंख बटी, इनका भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, उन्होंने पूछा है कि हीरक भस्म बड़ा कॉस्टली आता है तो उसकी जगह कौन सा योग ले सकते हैं। तो हीरक की जगह आप वैक्रांत भस्म मिला सकते हैं, लेकिन यदि पूर्ण लाभ प्राप्त करना है कैंसर में तो हीरक भस्म जरूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा हीरक भस्म मिलाएं और वैक्रांत भस्म भी मिलाएं, लेकिन किसी कारण नहीं खरीद सकता तो वैक्रांत भस्म 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम जो मैंने योग बताया था उससे मिला करके सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा है, इनका नाम मुझे उच्चारण करना समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ट्रम ऐसा कुछ है, लेकिन शर्मा सरनेम है। उन्होंने सियाटिका पेन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं L4 L5 के कंप्रेशन से सियाटिका की उत्पत्ति होती है। स्फिक पूर्वो कटिपृष्ठोरु जानुजंघापदक्रमात्
गृधशीष प्रयुंजित गृहसी स्तंभ रुक्तोदय गृहणात कुप्तो मुहु वाताद वात कफा तंद्रा गौरव आरुचिकानुता। 2 प्रकार का है, वातज और वात कफज। इसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। सामान्यतः कटिबस्ती सहचर तैल से, कटिबस्ती के पास फिर पत्रपिंड श्वेत और फॉलोड बाई नाड़ी श्वेत। ये यदि आप 1 हफ्ता से 15 दिन तक करते हैं तो पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। इसमें पारिजातक पत्र, पारिजात जिसको हरसिंगार भी कहते हैं, 15 पत्ते लेकर के उसको यौकुट कर लें और 2 गिलास पानी में इसको बॉईल करें, आधा गिलास बचे छान लें और थोड़ा से 2.5 ग्राम के आसपास त्रिकट चूर्ण इस काढ़े में मिला लें और इस काढ़े का सेवन खाली पेट में दोनों टाइम कराएं। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर सियाटिका में अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होता है। एक चक्रदत्त का योग है जो मैं बहुत देता हूँ पेशेंट को। दशमूल क्वाथ ताज़ा बना लें 30 ml और उसमें 10 ग्राम निशोथ चूर्ण डालें और ये खाली पेट प्रतिदिन 1 बार प्रातःकाल खाली पेट में सेवन कराएं प्रतिदिन। 7 दिन के प्रयोग से सियाटिका में अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होता है। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अंतराम कनराम गुल्फम श्रावस्ती अग्निकर्मेवचा गृधशीष प्रयुंजित खल्याम त्रिश्रोपनहनम। अंतराम कनराम जो ईचिस टेंडन है गुल्फ संधि में, उसके बीच में जो भी वेन्स प्रोमिनेंट हो उससे शरावेद कराना चाहिए। इससे तत्काल रोगी को प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अग्निकर्म भी L4 L5 के आसपास करना चाहिए, इससे भी रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। और फिर इसके लिए वस्ती बहुत ही श्रेष्ठ है। वस्ती में आप एरन मूलादि वस्ती या माधुतैलिक वस्ती का प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। दशमूल क्वाथ की वस्ती भी इसमें लाभ करेगी। दशमूल क्वाथ 300 ml ले लें और इसमें एरन तैल 30 ml मिलाएं, यवक्षार 5 ग्राम और सिंधव 5 ग्राम, ये वस्ती देवें। इसी से भी बहुत पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इससे भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात, इसमें रेस्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मूवमेंट करेगा तो निश्चित रूप से वेदना में वृद्धि होती है। तो कम से कम 15 दिन पूर्ण विश्राम पेशेंट को देना चाहिए। तो पत्रपिंड श्वेत, पहले कटिबस्ती, पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत, विरेचन करवाइए। हल्का विरेचन भी बहुत इसमें फ़ायदा करेगा। त्रिफला घर से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दीजिए। फिर वस्ती मैंने बताई, एरंड मूलादि वस्ती, 10 मूलादि वस्ती या माधुतैलिक वस्ती का प्रयोग करें। औषधि भी बताई मैंने, इससे सियाटिका में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर सरोज राज, उन्होंने पेनाइल शिरोधारा के बारे में पूछा है, उसकी टेक्निक क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है पेनाइल शिरोधारा का। मैं देखूंगा, किसी विशेषज्ञ से पूछ करके आपको बताऊंगा। डॉक्टर रचना जायसवाल, बालकों में रात्रि में नासावरोध हो जाता है, श्वास कृच्छता हो जाती है। बच्चों में अक्सर कफज व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो चॉकलेट है, आइसक्रीम है, तली मली चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ज़्यादा खाते हैं। इसकी वजह से बीमारी होती है। लेकिन मैं आपको शर्तिया इलाज बताऊं, आप इसको करें, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम,
स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, बाल रोगांतक रस 125 मिलीग्राम। ऐसी सुबह और शाम को ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। आप देखेंगे 15 दिन ये औषधि देने के बाद पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। बाल चतुर्भद्र सिरप एक आता है, उसका सेवन कराएं 1-1 चम्मच दिन में 2 बार। और अरविंदासो भी बहुत ही उपयोगी है ऐसे पेशेंट में। 30 बूंद से 40 बूंद दिन में 2 बार पेशेंट को सेवन कराएं। श्वास कष्ट ज़्यादा हो तो श्वास काश चिंतामणि 60 मिलीग्राम, कफ केतु रस 125 मिलीग्राम, टंकण 125 मिलीग्राम, इसको मिला के शहद के साथ पेशेंट को चलाएं। आयु के अनुसार से मात्रा का संयोजन आप कर लें। निदान परिवर्जन बहुत आवश्यक है। चॉकलेट है, आइसक्रीम है, फास्ट फूड है, ये पेशेंट को न देवें तो निश्चित है रोगी को आराम प्राप्त होगा। व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इम्यून सिरप आता है, आधा चम्मच दिन में 3 बार दीजिए, इससे भी पेशेंट को बहुत लाभ होता है। सिरप सेप्टिलीन 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार दीजिए, ये भी बड़ी उपयोगी औषधि है। जिसको हमेशा जीर्ण प्रतिशाय रहता हो उसको लगातार 6 महीने तक सेप्टिलीन दीजिए, आप देखेंगे पेशेंट को बहुत अच्छा आराम होगा। क्योंकि एलोपैथिक में जाएंगे तो एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडायलेटर देंगे, तुरंत आराम होगा, लेकिन बार बार होता है, बार बार ट्रीटमेंट देने से फिर वो औषधि भी लाभ नहीं करती है। तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया ब्राह्मी अवलेह के साथ, ये जरूर करें। डॉक्टर वरुण शाह, बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनका इलाज क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो खान पान में सुधार करें आप। बादाम अखरोट का 5 बादाम 5 अखरोट नित्य प्रतिदिन करें। रात्रि में दुग्ध के साथ 2 अंजीर और 10 मुनक्के इसका सेवन करें। खाने में तली वाली चीज़ें बिल्कुल न लेवें। एक प्रक्रिया मैंने बताई थी कई बार, मस्तिष्क पालित के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें करीब आधा किलो आंवला ले लें और करीब 1 लीटर छाछ, इसमें आंवले को बॉईल करें। जब छाछ एकदम ख़त्म हो जाए तो पेस्ट बच रहेगा, बीजा निकाल लें आंवले के और रेशे भी निकाल लें, अन्यथा आप सफ़ेद कपड़े में उसको छान लें, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं। और ये जो आपको पिष्टी प्राप्त होगी आमलकी की, उसको सिरा प्रदेश में 1 अंगुल मोटा लेप लगाना है। इसके लिए बाल छोटे कराने पड़ेंगे। लेडीज़ में थोड़ा तकलीफ होती है, जेंट्स तो करा सकते हैं। और इसको प्रतिदिन 21 दिन तक आप 1 घंटे धारण करें और 21 दिन तक लगातार ये लेप सिरा प्रदेश में करें। दूसरा एक अनुभूत योग में बताता हूँ। आंवला, काला तिल, कमल केसर और मुलैठी। फिर से रिपीट करता हूँ, आंवला, काला तिल, कमल केसर, मुलैठी, इन सबको बारीक चूर्ण कर लें और मधु के साथ अच्छी तरह पीस करके पेस्ट तैयार करें। और इस पेस्ट को सिरा प्रदेश में प्रतिदिन 21 दिन तक लगावें और कम से कम 1 घंटा तक ये लेप लगा रहना चाहिए। ये भी बहुत ही उपयोगी है। एक योग और मैं बताता हूँ आपको। दुग्ध, चिरौंजी, मुलैठी, काला तिल, पीपर और जीवनी द्रव्य जितने भी मिल जाए, हालांकि उसमें रिसभग है, काकोली, क्षीर काकोली, मैदा, महामेदा आदि तमाम प्रकार के द्रव्य हैं जो कि आजकल प्राप्त भी नहीं होते हैं, लेकिन जो भी प्राप्त हो जाए, जैसे जीवंती प्राप्त हो जाती है,
मुलैठी प्राप्त हो जाती है। तो ये जीवनी गण के 10 औषधियाँ भी इसमें मिलाएं, अगर जितनी भी उपलब्ध हो जाए उतनी। अन्यथा जो मैंने बताया आपको, चिरौंजी, मुलैठी, काला तिल, पीपर और जीवकादि गण, इन सबको बारीक चूर्ण करके दुग्ध में अच्छी तरह लेप तैयार करें, दूध में, गोदूध में, और इस लेप को सिरा प्रदेश में लगाएं। बाल छोटे कर लें और इस लेप को अच्छी तरह लगाएं। तो इससे निश्चित रूप से आपके 1 माह के प्रयोग से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आमलकी आदि रसायन 1 चम्मच सुबह शाम को, प्रातः एवं शाम को आप सेवन करें। ब्राह्मी अवलेह का भी सेवन करें। जो ब्राह्मण औषधियाँ हैं, घर में घृत, दूध जो भी होता हो वो जरूर खाएं, क्योंकि बालों का पोषण बढ़ना चाहिए। नित्य अभ्यंग आप नारियल तेल से करें या चमेली तेल से, बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर अमित सिंह, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए क्या करना चाहिए? लिंग भी पतला हो गया है, जैसा आपने खुद कहा, उनकी गलत आदतों की वजह से ऐसा हुआ है। इरेक्टाइल फंक्शन बढ़ाने के लिए पहले आप पेशेंट का संशोधन कर दें। वमन विरेचन और काल बस्ती की जगह योग बस्ती देवें। सिद्ध बस्ती, यौकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु, ये वाली। तो पहले वमन, फिर विरेचन, फिर बस्ती। बस्ती में सिद्ध बस्ती या बाजीकरण बस्ती। बाजीकरण में मुलैठी, शतावरी, अश्वगंधा, केवाच बीज और बबूल फली, ये 20-20 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें, काढ़ा बना लें। मान लीजिए आपने 400 ml काढ़ा बनाया तो 200 ml इसमें दूध डाल दें। दूध शेष रहने तक पका लें और ये ब्राह्मण द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध में अश्वगंधा आदि घृत 50 ml मिला लें, शहद 50 ml और सेंधव 2.5 ग्राम, ये बस्ती देवें। इससे लगभग 16 बस्ती जरूर देवें। अनुवासन के रूप में आप ब्राह्मण तैल, जैसे ब्राह्मी तैल का प्रयोग आप कर सकते हैं 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद, या शतावरी घृत की भी अनुवासन आप लगा सकते हैं। तो वमन, विरेचन और बस्ती ये देने के बाद या इनके दौरान भी जब आप ये दे रहे होते हैं तब भी आप दवाइयाँ प्रारंभ कर दें। इसके लिए सबसे अच्छा जो प्रयोग हम करते हैं वो है केवाच बीज चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, मुलैठी 100 ग्राम, ये 5 औषधियों को बारीक चूर्ण कर लें। इसमें थोड़ा सी मिश्री मिला लें स्वाद के लिए, और 1-1 चम्मच, बड़ा चम्मच, छोटे चम्मच हो तो 2 चम्मच आप सुबह शाम ठंडे दूध के साथ सेवन करें। ये बड़ा लाभकारी योग है। रस औषधियों में पुष्पधन्वा रस 125 मिलीग्राम, बसंत मालती रस, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, शैलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये योग का सेवन सुबह शाम, अगर कौच अवलेह मिल जाए, कौच का अवलेह, तो वो उसके साथ लेवें। अन्यथा ब्राह्मी अवलेह या आमलकी आदि अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से इरेक्टाइल फंक्शन में आराम प्राप्त होगा, साथ साथ में जो पतलापन है वो भी दूर होगा। डॉक्टर एरम शर्मा का एक और प्रश्न है, अगर नाम को उच्चारण में गलती हो रही हो तो क्षमा करिएगा। पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और उसको डायबिटीज भी है। स्वाभाविक है पल्मोनरी फाइब्रोस का होना, साथ में डायबिटिक है, इसलिए ठीक होने में भी कठिनाई होगी। लेकिन इसमें भी आप पहले विरेचन करा दें। पंचतक घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, विरेचन कल्प में कुटकी 20 ग्राम, अमलता सुगुदा 20 ग्राम,
त्रिव्रत 20 ग्राम और छोटी हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना करके 100 ml और इसमें करीब 40 ml कैस्टर ऑयल मिला के विरेचन करा दें। लेकिन ऐसे पेशेंट में वमन न कराएं, विरेचन ही कराएं। और उसके बाद फिर भूनिम आदिक्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद पेशेंट में देवें। साथ में श्वासकाश चिंतामणि 125 मिलीग्राम, टंकर भस्म 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम। और इसमें एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को जरूर दें। साथ में डायबिटीज़ है वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मामज्जक घनबटी और गुड़मार घनबटी 2-2 गोली दिन में 3 बार दें, इससे बड़ा जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स, एमरी प्लस कैप्सूल ग्रेन्यूल्स लेना है तो भोजन के पहले 1 चम्मच दोपहर को शाम को, कैप्सूल लेना है तो 2 कैप्सूल भोजन के पहले दोपहर और शाम को दोनों टाइम देवें। मधुमेहारी चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम, डायबेकॉन टैबलेट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और बसंत कुसुमाकर का भी प्रयोग तो आपको मालूम ही है, उसका प्रयोग भी साथ में करें। तो इस तरीके से समग्र ट्रीटमेंट लेंगे तो फाइब्रोसिस में भी लाभ होगा और डायबिटीज़ में भी लाभ होगा। डॉक्टर आशुतोष कुमार, सेरिब्रल एट्रोफी, ये सीनियर सिटीजन में आम व्याधि है। 60 साल के बाद एट्रोफी डेवलप होने लगती है क्योंकि शरीर में स्नेहांश की कमी होने लगती है और उसकी वजह से एट्रोफी होती है। ऐसी अवस्था में ब्राह्मण चिकित्सा पेशेंट में करना है। एक तो शिरोधारा अश्वगंधा बलादि तैल से 11-11 दिन के 3 कोर्स दीजिए, 11 दिन दीजिए, 11 दिन न दीजिए, ऐसे 3 कोर्स शिरोधारा के करवाइए। जब आप 11 दिन शिरोधारा देते हैं तो नस नहीं देना है, लेकिन जो बीच में 11 दिन जिसमें शिरोधारा नहीं कराना है उस दौरान आप नस का प्रयोग करें। इसमें ब्राह्मण नस देना है। इसके लिए अणु तैल या ब्राह्मी घृत 4-4 बूंद दिन में 2 बार नस से देवें प्रतिदिन और अच्छी तरह अभ्यंग करें। नस से और शिरोधारा एक साथ नहीं देना है, यह ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा मेध रसायन काढ़ा, इसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी बराबर मात्रा में लेके इसका काढ़ा बना के प्रतिदिन प्रातः एवं सायं को पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा बल्य औषधियाँ जैसे टैबलेट मेंटेट, टैबलेट जेरीफोर्ट 2-2 गोली दिन में 2 बार, अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। और साथ साथ में व्याधि क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें भी आपको देना चाहिए। और इसमें शतावरी, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय और अश्वगंधा, इसका बारीक चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन कराएं। ब्राह्मी बटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को जरूर देवें। और जैसे मैंने कहा शिरोधारा जरूर करें। शिरोधारा करने के पहले सर्वांग अभ्यंग कराना चाहिए, वो भी अश्वगंधा बलादि तैल, महामास तैल आदि से जो ब्राह्मण तैल है उनसे मालिश कराना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप बल्य वस्ती भी दे सकते हैं, जैसे माधु तैल, जैसे आपको युक्त रथ वस्ती, सिद्ध वस्ती, ऐसी वस्तियों का प्रयोग जो कि ब्राह्मण हो। और इसके अलावा अनुवासन वस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें शोधन वस्ती नहीं देना है, यानी निरूह नहीं देना है, आस्थापन वस्ती आप दे सकते हैं।
डॉक्टर आशुतोष जी का दूसरा एक क्वेश्चन है, डॉर्सल लंबर पेन और पूरे लेग में पेन फैल जाता है, तो निश्चित है आपको डॉर्सल रीजन में कटिबस्ती कराना है सहचर तेल से। कटिबस्ती कराने के बाद फॉलोड बाई पत्रपर्ण श्रेण, ये 2 चिकित्सा जरूर करिए। और विरेचन करा दीजिए, मृदु विरेचन, ज़्यादा तीक्ष्ण विरेचन न कराएं। मूर्छित तेल से अभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन। विरेचन के बाद वस्ती, एरंडमूल आदि वस्ती या दशमूल आदि वस्ती या माधु तैलिक वस्ती का प्रयोग ऐसे पेशेंट में आपको 16 दिन या 8 दिन तो जरूर करें। अगर 8 दिन किया तो 8 दिन का गैप देके पुनः 8 दिन करें और थोड़ा से पेशेंट को विश्राम करने की आवश्यकता है। औषधियों में बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, एकांगवी रस 125 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दिन में 2 बार या 3 बार शहद के साथ आप सेवन करा सकते हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, एक पेशेंट उनका है, उनको नींद बहुत अधिक आती है, दिन में भी सो लेते हैं लेकिन नींद ज़्यादा मात्रा में आती है, तो निश्चित है कफाधिक है पेशेंट में, आलस्य आता है। तो सबसे पहले तो उनको जो इच्छित काम है, जिस काम में उनको आनंद आता है वो काम उनको करना चाहिए। खाली बैठेंगे तो निद्रा आएगी। ऐसे पेशेंट में भी वमन विरेचन कराने के बाद लेखन बस्ती लगाएं। वमन विरेचन कराने के बाद लेखन बस्ती और उद्धर्तन भी अतिनिद्रा को नष्ट करता है। उद्धर्तन पंचकोल से या त्रिकट चूर्ण से आप उद्धर्तन कराएं, थोड़ा सा इसमें स्नेह मिला लें और उद्धर्तन कराएं। नस्य कर्म भी इसमें फायदा करेगा। तो धुमापन नस्य इसके लिए उपयोगी है और धुमापन नस्य के रूप में आप विडंग, वचा और शिग्रू, इन बीजों का चूर्ण धुमापन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। कटफल का भी धुमापन आप दे सकते हैं। मात्रा है 3 मुचटी, 6 अंगुली नली लेकर के और उसमें 3 मुचटी भर करके राइट में, फिर 3 मुचटी करें, फिर लेफ्ट में, इस तरीके से धुमापन नस दें। धुमापन नस में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर सतेंद्र पाल सिंह, इनका प्रश्न है, गुदा के अंदर शास्त्रीय अनुसार 4 अंगुली वस्त्र नेत्र प्रविष्ट कराना चाहिए जब हम वस्त्र देते हैं, 4 अंगुल। अब 4 अंगुल लगभग 2 से 2.5 इंच का होता है। आप सही कह रहे हैं, 2 से 2.5 इंच लंबा होता है। नहीं तो 4 अंगुल करके आप नाप लें इंच से, उससे आपको एग्जैक्ट कंडीशन पर पता चल जाएगी। इस तरीके से जो प्रश्न मेरे सामने आए मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। हमारे साथ हमारे प्रिय चिकित्सक, विद्वान चिकित्सक राजू पुजारी जी, उषा तभानी जी, डॉक्टर हनुमंत सिंह, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर सुकुमार जोशी, नेहा साहू जी, विकेश महाजन, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर वेद पारिक, विकास विश्वकर्मा जी, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर वंदना पाठक, योगेश महाजन, मनोरंजन साहू जी, DK श्रीवास्तव जी बहुत दिन बाद आए हैं कार्यक्रम में, निशा जोशी जी, प्रशांत ससाने जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, वैद्य आरवी प्रजापति जी, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर आर्य विश्वकर्मा, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर मनीष खरे, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर संजय, डॉक्टर विनय मित्तल, निशा जोशी जी, डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर मणिभूषण कुमार वरिष्ठ चिकित्सक हैं पटना में और राष्ट्रीय गुरु हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर धीरज कुमार, ये चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत सादर अभिनंदन। इसी प्रकार इस ज्ञान गंगा में आप
जरूर गोते लगाएं, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। आज अब रूमेटिक फीवर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम आयुर्वेद में संदिग्ध ज्वर के नाम दे सकते हैं, क्योंकि रूमेटिक फीवर का शब्दशः वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन माधव निदान ने, गणनाथ सिंह जी ने रूमेटिक फीवर लेकर के उनको अपनी संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया है। यह जो है आनुवांशिक ज्वर है, ये जेनेटिकल ज्वर होता है, आनुवांशिक ज्वर है। ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और मुख्य बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए, इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संचय काल है, इंक्यूबेशन पीरियड, वो है 1 से 5 वीक। इसे आम वातिक ज्वर भी कहा जाता है। युवावस्था में व्यक्ति के संधियों में ये ज़्यादा आक्रांत होता है और बालकों के हार्ट में विशेष रूप से ये विकृति उत्पन्न होती है। इसके निदानों में हेमंत, वर्षा और शिशिर काल और बसंत, इसमें यह रोग ज़्यादा फैलता है। शीतकाल में यह रोग ज़्यादा फैलता है। आर्द्र एवं उष्ण जगह जो भूभाग है, वहाँ भी इस प्रकार का रोग होता है। निरंतर जो भ्रमण करते रहते हैं, इधर उधर का पानी पीते हैं, बाल्य एवं युवावस्था में अधिक प्राप्त होता है। इस व्याधि से बल का क्षीण होना, ये लक्षण प्रमुख रूप से मिलता है। इसकी यदि संप्राप्ति बनाना चाहें तो जीवाणु का ग्रंथियों में प्रवेश, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में प्रवेश हो जाता है इनका इन्फेक्शन के माध्यम से। फिर रस, रक्त आदि धातुओं में ये प्रविष्ट हो जाते हैं संवहन के द्वारा, और जिसकी वजह से वात, पित्तोल्बण, सन्निपातक ज्वर की उत्पत्ति होती है। इसको संदिग्ध ज्वर को हम वात, पित्तोल्बण, सन्निपातक ज्वर कह सकते हैं। संधियों में घोर वेदना सहित शोथ उत्पन्न होता है। संधि स्थित श्लेष्म कला में भी सूजन आ जाती है और संधियों में जल भर जाता है, कफ विदग्ध हो जाता है। साथ ही हृदय आवरण में जल संचय, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, ऐसे लक्षण भी प्राप्त होते हैं। हृदय तथा वॉल्व्स के अंदर सूजन हो जाती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, खासतौर से बाइकस्पिड में। वाम पार्श्व के फुफ्फुसावरण में शोथ हो जाता है। वाम पार्श्व के जो फुफ्फुसा आवरण है, उसमें सूजन हो जाता है, पेरिटोनियम में। साथ में काश और श्वास की उत्पत्ति भी होती है। इसमें प्रमुख लक्षण है संपूर्ण लंग्स में विष से प्रभावित होकर संदिग्ध ज्वर की उत्पत्ति होती है। ये मुख्य लक्षण है। संप्राप्ति घटक दोष है इसके त्रिदोष। दूष में रस वह स्रोतस रस दूष में रस, रक्त और लसिका, ये दूष्य है। स्रोतस में रसवाह स्रोतस, प्राणवाह स्रोतस और अस्थिवाह स्रोतस, तीनों स्रोतस प्रभावित होते हैं। स्रोतोदृष्टि का प्रकार है संग। स्थान इसका संधि और हृदय। प्रमुख लक्षण आधुनिक मतानुसार फीवर विद चिल्स, ठंडी लेके बुखार आता है, पूरे शरीर में वेदना होती है, बर्निंग इन हार्ट, हृदय प्रदेश में जलन होती है, कार्डियक डिस्कम्फर्ट पेशेंट महसूस करता है, स्वेद अधिक आता है, ग्रीवा स्तब्धता, गल ग्रंथि में शोफ, मूत्राल्पता, संधियों में शोथ, टेंडरनेस, संधि ज्वर,
समाप्त होने पर भी हृदय रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ESR बढ़ा हुआ रहता है और पॉली आर्थ्रेल्जिया यानी कई जॉइंट्स में इसका प्रभाव होता है, उसको पॉली आर्थ्रेल्जिया कहते हैं इसको। साध्य में 6 सप्ताह के बाद रोग की शांति हो जाती है। उचित चिकित्सा न होने पर असाध्य हो जाता है। उपद्रव के रूप में हाइपरपायरेक्सिया, ज्वर की तीव्रता बढ़ जाती है, लगभग 104-105 फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर हो जाता है। हृदय, लंग्स में और शिरा प्रदेश में शोथ हो जाता है, कंठ में भी सूजन हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ लक्षण मैंने आपको बताए। चिकित्सा के लिए जिसमें औषधियाँ देते हैं वो हैं, पहले तो ये आमवात और संधिवात एवं ज्वरोग चिकित्सा कार्य, जो आमवात में चिकित्सा बताई है, संधिवात में चिकित्सा बताई है, ज्वर में जो चिकित्सा बताई है, उनका प्रयोग इस ज्वर में करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम, लघु सुपाच्य भोजन और लाक्षणिक चिकित्सा करना है। औषधियों में आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति 125 मिलीग्राम और संजीवनी 2 गोली। ये एक खुराक है, ऐसे दिन में 2 बार शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। दूसरा एक रस औषधि योग है, वात गजांकुश 125 मिलीग्राम, अर्जुन त्वक 2.5 ग्राम, समीर पन्नग 125 मिलीग्राम और संजीवनी 2। इनको बारीक पीस करके पुड़िया तैयार कर लें। एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ देवें। तीसरा एक योग है, समीर पन्नग रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम और संजीवनी बटी 2 गोली। ये एक मात्रा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, समीर पन्नग 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम और संजीवनी 2। ऐसी एक पुड़िया दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। श्रीनाथ गुगुलू और महायोग राज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार आप इसको दे सकते हैं। एक और योग है, इसमें पंचकोल चूर्ण और अजमोदारी चूर्ण का रोल भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आसोअरिष्ट में 10 मूलारिष्ट और अमृतारिष्ट 2 चम्मच 10 मूलारिष्ट, अमृतारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। और यदि इनसे ज्वर न जाए तो किरातिक्तादि को तो रामबाण औषधि है। किरातिक्तम तिक्ता मुस्ता परवड़ को अमृता घ्रांति पीतानि चाभ्यास्यात् पुनरावर्तकम ज्वरा। पुनरावर्तक ज्वर में इसका वर्णन है। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे ज्वर जो ठीक नहीं होते किसी कारण से, तो आप किरातिक्तादि काढ़े का सेवन कराएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसमें चिरायता, गिलोय, कुटकी, मुस्तक, ऊपर पटे 5 चीज़ें होती हैं। बीच बीच में हल्का हल्का विरेचन जरूर कराएं। इसके लिए एरन तैल 20 से 30 ml लें, दुग्ध 50 ml ले करके खाली पेट में प्रातःकाल आप सेवन कराएं। इससे 3-4 बार मोशन हो जाएगा तो रोगी को बड़ा अच्छा लगता है, पित्त जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर रात्रि में देना है तो भोजन के 2 घंटे बाद यह औषधि यानी विरेचन के लिए देना चाहिए। 20 से 30 ml कैस्टर ऑयल और 50 ml दूध। या तो आप प्रातःकाल को दे दें या रात्रि में सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद। तो इससे पेट साफ होगा और पित्त बाहर निकलेगा, अनवांटेड चीज़ें, टॉक्सिक मटेरियल भी बाहर निकलेंगे और पेशेंट को अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आज मैंने थोड़ा से संधि ज्वर या रिमेटिक फीवर के बारे में जानकारी दी। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।